बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुशीर एहतसाब जिसको लगाया है उसने आते ही चीखें निकलवा दी हैं शरीफ माफिया की, और कैसे लीगी अरस्तू मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की चीखें कौम तक पहुँचा रहे थे और कैसे वो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। ये जिनको तैनात किया गया है और जिनकी तकर्री हुई है बतौर मुशीर दाखिला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, शहज़ाद अकबर के बाद जिसको लेके आया गया है, उसका जो 13 साला तजर्बा है नैब का और करप्शन के सब्जेक्ट पर, जिसको एक अथॉरिटी समझा जाता है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो करप्शन के मौजू पर, और करप्शन की डेफिनेशन देने वाला भी ये शख्स है और इसने बड़ी अहम डेफिनेशन दी थी करप्शन की। और अब उनके आने के बाद एक तो मैं उनका तारुफ भी करवाऊंगा और उसके बाद जो लीगी अरस्तू की चीखें निकली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे, आज वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी हलचल थी और वज़ीर आज़म हाउस में कमर बाजवा साहब भी और DGISI साहब भी मौजूद थे। वजह क्या है, कौन से मामलात को डिस्कस किया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट ने जो मालम जब्बा इंक्वायरी थी उसमें आज अहम फ़ैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी थी और उसमें अहम जो चीज़ें सामने आई हैं पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मालम जब्बा जो केस है, इंक्वायरी ये पहले बंद कर दी गई थी और जब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में आया, पेशावर हाई कोर्ट ने नाराज़गी का इजहार किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि हमने आपको नहीं कहा था कि आप इसको बंद कर दें, आपने इसको बंद कर दिया। दोबारा से उसके ऊपर तहकीकात शुरू हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर और बिलियन ट्री सोनामी की इंक्वायरी रिपोर्ट जमा ना कराने पर आज सख्त बरहमी का इजहार किया है नैब पर। अदालत में जो जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस अरशद अली साहब ने, 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की, दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि नैब ने अब तक तीनों केसेस से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने कहा कि अक्टूबर से केस को हम सुन रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं जमा करवाई नैब ने। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजीम दाऊद साहब ने अदालत को बताया कि 75 एकड़ ज़मीन पर महकमा जंगलात और टूरिज़म में मसला चल रहा था। जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने कहा कि इस बात को छोड़ें, महकमा के दरमियान क्या था क्या नहीं था, नैब वहाँ क्या कह रहा था वो रिपोर्ट दी जाए, ज़मीन किसको अलाट की गई और कैसे अलाट की गई ये भी बताया जाए मालम जब्बा की। जस्टिस रूहुल अमीन ने यह भी कहा कि अदालत को पता है आप लोगों की क्या मजबूरियां हैं और अदालत आपकी मजबूरियां समझती है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि 27 अजला में से 5600 साइट्स की निशानदेही पर वक्त लगेगा, रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि कितने दरख्त जल गए, कितने पौधे लोगों ने ख़राब किए और अभी कितने दरख्त बाकी हैं, हमें रिपोर्ट दी जाए। मालम जब्बा में क्या मसला था इसकी भी रिपोर्ट दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मालम जब्बा इंक्वायरी अदालत के हुक्म का सहारा लेके नैब ने बंद कर दी थी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत से रिपोर्ट तैयार करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आखिरी मौका देते हुए, फाइनल मौका देते हुए 15 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी। और ये मालम जब्बा और बिलियन ट्री सोनामी का जो केस है और इसका अपोजिशन हमेशा सहारा लेती है, और मैं ये समझता हूँ कि इस केस के हवाले से नैब को इस केस पर इंक्वायरी मुकम्मल करनी चाहिए और अदालत में इंक्वायरी जमा करवानी चाहिए और नैब को वैसे ही ईमानदारी से काम करना चाहिए जैसे हम तवक्को करते हैं कि नैब ईमानदारी से काम करे। शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान और बाकी जो करप्ट माफिया है, वहीं पर अगर कोई PTI रहनुमाओं का नाम आता है तो उनके ख़िलाफ़ भी ईमानदारी से इंक्वायरी होनी चाहिए और अदालतों में रिपोर्टें जमा करवानी चाहिए और अदालतों के सामने फैक्ट्स को रखना चाहिए। अब देखते हैं कि 15 मार्च को क्या होता है। फिर मामला आ जाता है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक अहम ऐलान किया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के सामने कानूनी इस्लाहात कौम के सामने लाने का फ़ैसला किया है और कानूनी इस्लाहात से मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ्त जो हुई है उसमें वज़ीर आज़म हाउस में कल एक तकरीब होगी और उस तकरीब में नए कवानीन का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है कि कानूनी इस्लाहात को जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं क्रिमिनल लॉ में और बाकी जो सिविल लॉ है उसकी कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ा ज़ार में ये तकरीब होगी। वज़ीर आज़म ख़िताब में अहम कवानीन की तफसीलात बताएँगे, जबकि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी भी ब्रीफिंग देंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि सियासी और समाजी शख्सियात, वकला और साफ़ियों समेत
अहम अफराद को इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। फ़ौजदारी मुकदमात के कानून और कानून शहादत को तब्दील किया जाएगा। पॉलिस से मुतल्लिक़ अहम कवानीन बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौजदारी कवानीन समेत 600 से ज़ायद कवानीन की तब्दीली की मंजूरी दी थी, जिसको कल कौम के सामने रखा जाएगा और कौम को ये बताया जाएगा कि ये जो मामला है कैसे इस सारे के सारे मामले में हम कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि कौम को हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, कौम को हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि जब तक कानून तब्दील नहीं होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं 1898 की हमारी क्रिमिनल जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जिसको कहा जाता है एक ज़ाब्ता दीवानी है, जिसको सिविल प्रोसीजरल कोड कहा जाता है, ज़ाब्ता जो फ़ौजदारी है, सिविल जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है। फिर हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है, एक्चुअल जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो 1872 का है, और हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो 1860 का है। तो ये जो मामला है इसी तरीके से ये चलता जा रहा था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहरहाल इसको ख़त्म करने का कहा है और इस पर 600 तरमीम लाई जा रही हैं, जिसको कौम के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने पहली बार इस्लामाबाद में समुंदर पार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अज़ीमुशान इज्तिमा की मंजूरी दे दी है। 3 रोज़ा इज्तिमा 13 मार्च से 16 मार्च तक होगा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की सियासत में उनको खैर मकदम करने के लिए पहली बार इस्लामाबाद में एक मार्च की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म इज्तिमा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन PTI इमरान खान खुसूसी खिताब करेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैप्टर्स अब्दुल्ला जो उनकी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर से मुलाकात हुई, जिसमें अहम अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि 3 रोज़ा इज्तिमा होगा, जिसमें दुनिया भर में PTI के मुंतखब ज़िम्मेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे और उनको बुलाया जाएगा और उनको एक्टिव किया जाएगा मुल्क की सियासत में। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम चीज़ है, जब उन्होंने वोट का उनको हक़ दिया गया है तो उनको मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व करना, ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िम्मेदारी थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसको निभा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला अस्करी क़यादत की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और ये मुलाकात उसमें DGISI भी मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, और ये बेसिकली दौरा चीन के हवाले से थी। और दौरा चीन एक अहम दौरा होने जा रहा है और मैंने आपको कहा कि ये गेम चेंजर एक दौरा है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का फरवरी के पहले हफ्ता में, और उसमें जो चीज़ें डिस्कस की जानी थी उस पर और अहम सिक्योरिटी मामलात पर, CPEC के मामलात पर जो पाकिस्तान के और हुकूमत के इदारे हैं उनको एतमाद में लेकर उनसे मशवरा करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये दौरा करना चाहते हैं और 5 वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें जो अपोजिशन की तरफ से वावेला था और अपोजिशन की तरफ से जो कुछ कहा जाता रहा उसको भी हमेशा के लिए दफन करने पर इत्फाक हुआ है कि अपोजिशन के साथ जो डील या ढील है उसकी कोई सूरत नहीं निकलेगी। फिर मामला आ जाता है मुसद्दक अब्बासी का। मुसद्दक अब्बासी का पहले तो मैं आपको एक मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं मुसद्दक अब्बासी और ये कोहाट से बिलोंग करते हैं मुसद्दक अब्बासी। और मुसद्दक अब्बासी के जो वालिद थे सादिक अब्बासी, वो अपने इलाके में उनको मारूफ वो सियासी शख्सियत थे। पाकिस्तान बनने से कबल वो अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी जो खाकसार तहरीक से वाबस्ता थे उनके साथ थे और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा थे और मरते दम तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे। उसके बाद जो मुसद्दक अब्बासी हैं ये 1974 में पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब नैब ऑर्डिनेंस आया और नैब एक्टिव हुआ तो उनको कराची में डायरेक्टर रिकवरीज तैनात किया गया। फिर इनके बारे में आता है कि पीर पगाड़ा जो उस वक्त के पीर पगाड़ा थे उनके साथ जब उनको हाथ डाला तो परवेज़ मुशर्रफ ने इनको कराची से फिर पेशावर तैनात कर दिया था। 2011 में इनका तबादला पेशावर से इस्लामाबाद किया गया जहाँ पर वो DG आगाही और तदारुक काम करते रहे, आगाही और
आगही और तदारुक वो काम करते रहे। नैब में 13 बरस तक खिदमात अंजाम देने वाले जो हैं वो अब तो एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो मुख्तलिफ़ अखबारात में करप्शन के हवाले से और एहतसाब के हवाले से मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं। नैब के तरीक़ाकार पर भी वो एतराज़ करते रहे हैं। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस थे, उसमें जो नैब की नालायकियाँ थी उनको हमेशा वो सामने लाते रहे मीडिया पर भी, और वो करप्शन के मामलात को और जिस तरीके से हमारे यहाँ कवानीन हैं कमज़ोर, उन पर उनका एक बड़ा अहम तनकीदी जायज़ा है। करप्शन की डेफिनेशन पर उन्होंने बड़ा काम किया है और बारहा हुकूमतों से कहा है कि जब तक करप्शन की डेफिनेशन को हम वाइडर एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, जैसे टेररिज्म की, दहशतगर्दी की डेफिनेशन की आसिफ सईद खोसा साहब ने, ये 7 रुकनी बेंच था, उसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने दहशतगर्दी की डेफिनेशन दी थी। इसी तरह से जो मुसद्दक अब्बासी है वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो करप्शन है उसकी डेफिनेशन को हमें तब्दील करना होगा। अब इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बतौर मुशीर उनको जो है ये ओहदा दिया गया है और उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो जल्द जारी होगा। इस पर जो तकलीफ़ है और वो एहसन इकबाल को है। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाज़ी का एक सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर को अपना एहतसाब का मुशीर लगाने का मकसद सिक्योरिटी इदारे की इमेज को मुतनाज़ बनाना और उसके नाम को अपने इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। ये इक़दाम वही नताइज देगा जो सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान TV पर आकर देते हैं, नहायत ही काबिल मुज़म्मत है। अब वो ये कहना चाहते हैं कि उनका सिर्फ वो ये नहीं देख रहे कि 13 साल का नैब के बतौर DG उनका तजर्बा है और वो करप्शन के मौज़ूआत पर उनके आर्टिकल्स आते हैं, मुख्तलिफ़ अखबारों में छपते हैं, उनके लेक्चर्स आते हैं, वो हमेशा TV पर बोलते रहे हैं। सिर्फ उनको ये है कि क्योंकि वो साबिक फ़ौजी अफसर है तो इस वजह से मज़म्मत की जा रही है एहसन इकबाल की तरफ से। मैंने अपने ट्विटर पर एहसन इकबाल को एक रिप्लाई किया है इस ट्वीट का और मैंने कहा है कि क्या एहसन इकबाल साहब साबिक फ़ौजी कैप्टन जो सफदरवान की बात की है कि क्या साबिक फ़ौजी कैप्टन से मरीम नवाज़ की शादी जायज़ थी या उसकी भी आप मज़म्मत करेंगे, क्योंकि वो भी फ़ौजी अफसर थे। और अगर फ़ौजी अफसरों से आपको इतनी तकलीफ़ है और आपको ये लगता है कि अगर कोई फ़ौजी अफसर हो, हाँ एक दोस्त ने ये कहा है कि जब कैप्टन सफदर ने ये शादी की थी ना वो उस वक्त सीनियर थे और ना साबिक थे, शायद यही देख के नून लीग ने और शरीफ ख़ानदान ने यह क्राइटेरिया बनाया हो कि जब कोई साबिक हो जाए और सीनियर हो जाए तो साबिक होने के बाद ही हम उनके ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे। बहरहाल उनका 13 साल का तजर्बा है और उसकी चीखें, ये जो मज़म्मत कर रहे हैं, ये इनकी चीखें हैं जो बता रही हैं कि अब इनके साथ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि एहतसाब का जो नारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लगाया था उसमें वो सुरखरू होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।